एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कॉस्टिकम के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी हेल्प से आपको जो भी मेरी नई वीडियो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कॉस्टिकम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसकी हेल्प से ये रेमेडी आपको समझने में थोड़ी और ज़्यादा इजी हो जाएगी और इजीली आप इस रेमेडी को समझ पाएंगे। तो जो कॉस्टिकम रेमेडी है वो एक साइकोटिक मियाज्म को बिलोंग करती है, एक साइकोटिक मियाज्म की रेमेडी है। तो जब भी आपको कोई पेशेंट में ओवरग्रोथ देखने को मिले, चाहे वो वाट्स के फॉर्म में हो या फिर किलोइड्स हो या कोई भी सिस्ट वगैरह हो, कुछ भी ओवरग्रोथ देखने को मिलेगी किसी पेशेंट के अंदर, तो आप एक बार कॉस्टिकम के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे हमको ओवरग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब ये जो है एक साइकोटिक मियाज्म को बिलोंग करती है। तो साइकोटिक मियाज्म में कॉस्टिकम भी आती है, तो आप कॉस्टिकम सोच सकते हैं एक बार। इसके अलावा यदि हम इसकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी की बात करें, अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो ये जो कॉस्टिकम का पेशेंट होता है ना, वो उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो विटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। विटिश कॉम्प्लेक्शन का होगा, डार्क हेयर्स के कलर जो हेयर्स हैं वो होंगे। इसके अलावा पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा पतला दुबला इनिशिएटेड होगा, लेग्स मसल्स होंगी, वीक होगा दिखने में और थोड़ा एनीमिक होगा। थोड़े जो उसका फेस आप देखोगे ना, तो उसके फेस को देख के आपको लगेगा कि हाँ, ये पेशेंट जो थोड़ा एनीमिक सा लग रहा है। तो इस टाइप की कुछ इसकी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है। अगर हम इसके मेंटल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाला है वो ये है कि कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है ना, वो ओवर सिंपैथेटिक होता है। उसको दूसरों की दिक्कतों से बहुत ज़्यादा सिंपैथी होती है, मतलब कोई भी परेशानी में है, दुख में है, किसी भी तरीके की ट्रबल में है, तो कॉस्टिकम को उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी होगी। यदि कोई हमारे मोहल्ले में घर के बाहर अगर कोई एनिमल को कुछ हुआ है, कोई कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर है, गाय वगैरह बीमार है या कोई उसको मार रहा है, पीट रहा है, उनके साथ क्रूरलिटी कर रहा है या कोई भी कोई दिक्कत है उनको, तो ओवरऑल कोई इसकी हेल्प करने नहीं आएगा। बट कॉस्टिकम का जो पेशेंट है वो सबसे पहले आएगा उसकी हेल्प करने की, नहीं भाई इसको क्या हुआ है, इसको क्या दिक्कत है। तो इतना ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है। इसके अलावा यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है और अगर आप इस कॉस्टिकम के पेशेंट के पास जाओगे, कॉस्टिकम की अगर पर्सनालिटी वाला कोई आदमी है, उसके पास रात को अगर 2 बजे भी जाओगे और उसको उससे हेल्प मांगोगे, तो अपना घर बार सब कुछ छोड़ के वो रात को 2 बजे भी आपके साथ निकल जाएगा आपकी हेल्प करने के लिए। इतना ज़्यादा उसको दूसरों के लिए सिंपैथी रहती है। अगर आप लोगों ने सुपर 30 देखी होगी मूवी, तो उसके अंदर जो ऋतिक रोशन है, तो ऋतिक रोशन की जो पर्सनालिटी होती है, किस तरीके से वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, अपनी सारी चीज़ें छोड़ देता है, इवन अपनी गर्लफ्रेंड तक को छोड़ देता है, अपना घर परिवार सब दांव पे लगा देता है, सब छोड़ के सिर्फ उन बच्चों की हेल्प करने के लिए जाता है। उन बच्चों के लिए उसको इतनी ज़्यादा सिंपैथी रहती है। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी है ना, वो कॉस्टिकम की होती है। तो अगर आपको कॉस्टिकम की पर्सनालिटी और ज़्यादा अच्छे से समझनी है तो आप सुपर 30 मूवी देखिएगा। सुपर 30 मूवी में जो ऋतिक रोशन की पर्सनालिटी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही पर्सनालिटी जो है हमारे एक कॉस्टिकम के पेशेंट की होती है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो लाइकोपोडियम भी बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होता है, लोगों के लिए सिंपैथी रखता है बहुत ज्यादा। बट कॉस्टिकम का पेशेंट ऐसा होता है कि जब वो अगर आपके लिए कुछ करेगा तो वो आपको जताएगा नहीं, बोल बोल के बार बार नहीं बताएगा कि मैंने आपके लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया। या आपके पास कोई बहुत अच्छी चीज है, आपको अगर पसंद आपके मतलब कॉस्टिकम के पेशेंट के पास कोई बहुत अच्छी चीज है, अगर उसको आपको बहुत पसंद आ रही है और आप उसको बोलोगे यार ये तेरी चीजें बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो कॉस्टिकम का जो पेशेंट होगा ना, वो आगे से आपको दे देगा कि नहीं तुमको पसंद आया, तुम ले जाओ। बट लाइकोपोडियम का पेशेंट कैसा होगा, वो भी दयालु होता है, वो भी उसको भी अच्छा लगता है, वो भी अपनी चीजें आपको दे देगा, बट देने के बाद वो जताएगा, वो बताएगा बार बार कि ये चीज मेरी है, मैंने तुमको दी थी या मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, और वो रिटर्न में एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसकी हेल्प करो। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे लाइकोपोडियम की होती है। बट कॉस्टिकम का जो पेशेंट होता है वो कभी आपको नहीं बताएगा, कभी आपको जताएगा नहीं कि वो आपने आपकी हेल्प करी है। यदि कॉस्टिकम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उससे नहीं बन रही, वो नहीं कर सकता आपकी हेल्प, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उससे हेल्प कर मांगने जाओगे तो कॉस्टिकम का पेशेंट खड़ा हो जाएगा आपके लिए हेल्प करने के लिए। यहीं पे अगर हम सिंपैथी की बात करें तो फॉस्फोरस का पेशेंट भी बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है, वो भी दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखता है। बट इससे लेकिन जो हमारा फॉस्फोरस का जो पेशेंट होता है ना, वो इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होता है।
उसको पता होता है कि उसको कहाँ तक और किस लिमिट तक उस सामने वाले की हेल्प करनी है, तो वो एक लिमिट सेट करके रखता है, उस लिमिट तक ही वो सामने वाले की मदद करता है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। बट कॉस्टिकम का पेशेंट अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देता है, एक पागलपन की हद पे जाके एक सामने वाले की मदद करता है। इस टाइप की जो पर्सनालिटी है ना, वो हमारे कॉस्टिकम की है। तो ये जो पर्सनालिटी है ना, ये मेंटल सिम्टम है ना, आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब भी आपके पास क्लिनिक पे कोई भी पेशेंट आएगा ना, और अगर आप इसके साथ कोई अटेंडर आया और वो आपसे बोले कि ये सामने वाले की एक पागलपन की हद तक जाके इसकी हेल्प कर सकता है, इसमें इतनी ज्यादा सिंपैथी है लोगों को लेके, तो आप कॉस्टिकम को आंख बंद करके सोच सकते हैं कि नहीं, ये पेशेंट कॉस्टिकम का हो सकता है। अब इसके अलावा मैं आपको उसके थोड़े जनरल सिम्टम्स के बारे में बता देती हूँ। तो जब भी किसी को गले में रॉनेस है, बहुत ज़्यादा शोरनेस है, बहुत ज़्यादा गले में जलन हो रही है, इवन इतनी ज़्यादा जलन हो रही है कि वो अपना खुद का सलाइवा भी नहीं अंदर ले पा रहा है, उसको इतनी ज़्यादा जलन होगी, तो कॉस्टिकम अच्छा वर्क करती है। जनरली जब भी किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा गले में जलन हो रही है और पानी, ठंडा पानी पीने से उसकी जलन में आराम मिल रहा है, उसके गले के दिक्कतों में आराम मिल रहा है, तो हमारे कॉस्टिकम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा ये वाट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली पेडिकुलेटेड वाट्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। पेडिकुलेटेड वाट्स कैसे होते हैं, जो नॉर्मली जो वाट्स होते हैं वो स्किन से डायरेक्टली निकले होते हैं, बट पेडिकुलेटेड वाट्स में क्या होता है, वाट निकलने के पहले एक स्ट्रिक जैसा होता है, एक छोटा सा, उसके बाद उसके ऊपर पूरा वाट बनता है। तो उस टाइप के जो वाट होते हैं, जो पेडिकुलेटेड वाट्स होते हैं ना, उसके अंदर हमारी कॉस्टिकम अच्छा वर्क करती है। तो ऐसे वार्ड्स में तो हमारी नाइट्रिक एसिड भी अच्छा वर्क करती है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कॉस्टिकम अच्छी है, नाइट्रिक एसिड अच्छी है? तो जब भी आप नाइट्रिक एसिड की अगर कोई पेशेंट है और उसको वार्ड्स हुए हैं, तो उसका वार्ड जो है वो ब्लीड कर देगा। अगर उसको टच करोगे या आप छेड़ोगे ज्यादा, वो उसको बार बार हिलाएगा, कुछ भी ऐसा करेगा, तो वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसने ब्लीड किया तो वो रेमेडी हो गई हमारी नाइट्रिक एसिड। यदि कुछ भी छिड़कानी करने पे, कुछ भी हाथ लगाने पे, टच करने पे, कुछ भी करने पे वो ब्लीड नहीं कर रहा है, तो हमारा कॉस्टिकम है। तो इस तरीके से हम नाइट्रिक एसिड और कॉस्टिकम को जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस के लिए हमारी बहुत अच्छी रेमेडी है। पैरालिसिस भी कैसा, सिंगल पार्ट में अगर पैरालिसिस हो रहा है तो कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी, स्पेशली अगर राइट साइड ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, अगर बॉडी की राइट साइड जो है वो अफेक्टेड है, तो कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी। जैसे कि ड्रूपिंग ऑफ आईज, जिसको हम टोसिस बोलते हैं, टोसिस में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि राइट साइड का कोई भी हैंड, शोल्डर या फेशियल मसल अगर उसकी पैरालाइज हो गई है, तो हमारी कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी। इसी के कंट्रास्ट में देखा जाए तो साइटिका का जो केस है, तो साइटिका हमेशा लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड की साइटिका है अगर पेशेंट को, तो कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी। सिंगल पार्ट बॉडी में कहीं भी है और राइट साइड में अगर पैरालिसिस आ रहा है, तो कॉस्टिकम सोचेंगे। लेकिन अगर साइटिका का केस है, अगर साइटिका का पेन आ रहा है और लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो हमारी हमारी जो कॉस्टिकम है वो अच्छा वर्क करेगी। तो ये तो मैंने इन शॉर्ट आपको थोड़े जनरल सिम्टम्स बता दिए कॉस्टिकम के। अब मैं आपको पूरा इसको अपनी पीपीटी के साथ को रिलेट करके बताती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये रेमेडी और ज्यादा अच्छे से समझने में आएगी और अच्छे से आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, विच इज ऑन कॉस्टिकम। तो कॉस्टिकम का कॉमन नेम जो है वो है पोटेशियम हाइड्रेट। ये डॉक्टर हैनीमन ने सबसे पहले प्रूव किया था और एक मिलिट्री किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पे बहुत अच्छा वर्क करती है। वेगस नर्व, लायनेक्स, ट्रैकिया, यूरिनरी ब्लैडर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, इन सब पे इसका एक्शन जो है बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल मेकअप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो पेशेंट होता है इसका थोड़ा विटिस कॉम्प्लेक्शन होता है, एनीमिक होता है, पतला दुबला होता है, वीक होता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो। इस टाइप का ओवरऑल की पर्सनालिटी होती है, लुक होता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। तो पर्सन विथ हाइड्रोजनाइड कॉन्स्टिट्यूशन विथ शैलो कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर एंड रिजिड मस्कुलर फाइबर्स, फिजिकली वेरी वीक, इमेशिएट एंड एनीमिक। और टेम्परामेंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा नर्वस टेम्परामेंट के होते हैं, थर्मस चिली होते हैं, और मियाजम जो है एंटीसोरिक एंड एंटी साइकोटिक मियाजम में आती है रेमेडी। इसके अलावा अगर हम इसकी गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें या जनरल सिम्टम्स की बात करें, तो रॉनेस एंड सॉरनेस ऑल ओवर द बॉडी, स्पेशली इन द थ्रोट विथ इनोफिया। जैसा कि मैंने बताया था कि गले में बहुत ज्यादा रॉनेस एंड शॉर्टनेस रहती है, पेशेंट को गले में बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन आता है, जलन होती है, वो कुछ भी खाया पी नहीं पाता। और लेकिन जब मॉर्निंग में सुबह उठता है तो ठंडे पानी पीने से उसको उसकी दिक्कतों में आराम मिलता है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट, यूजली राइट साइड, पैरालिसिस जो है यूजली राइट साइड ऑफ द बॉडी अफेक्टेड होगी, विद ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ मस्कुलर पावर,
twitching and jerking of muscles. ग्रेट सिंपैथी फॉर सफरिंग ऑफ अदर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि दूसरों के लिए उसको बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है, दूसरों की सफरिंग से, दूसरी जगह कोई भी प्रॉब्लम में है, ट्रबल में है, तो उसको उसके लिए उसको बहुत ज्यादा सिंपैथी रहेगी. स्किन प्रोन टू इंटरट्रिगो ड्यूरिंग डेंटेशन. इंटरट्रिगो मतलब होता है कि कोई भी मॉइस्ट प्लेस है हमारी स्किन में, स्पेशली हमारी ग्रोइन एरिया जो होता है वो मॉइस्ट सबसे ज्यादा मॉइस्ट होता है. तो वहां पे अगर बहुत ज्यादा पेशेंट को बहुत ईचिंग होती है, बर्निंग होती है, और वहां पे अगर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन आती है, तो उस कंडीशन में ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है. टेंडेंसी टू फॉर्म वॉट्स के लिए भी ये रेमेडी जो है वो अच्छी रेमेडी, स्पेशली पेडिकुलेटेड वॉट्स जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दी, इस टाइप की ये पेडिकुलेटेड वॉट्स होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है चिल्ड्रंस आर लेट इन लर्निंग टू वॉक. कॉस्टिकम के जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो लेट चलना स्टार्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें नर्वस वीकनेस देखने को मिलते हैं. नर्वस वीकनेस होने की वजह से इनकी जो बेबी है वो लेट चलते हैं. तो चिल्ड्रंस आर लेट लर्निंग टू वॉक ड्यू टू नर्वस वीकनेस, अनस्टेडी वॉकिंग एंड इजी फॉलिंग. Great weakness and sinking of strength with traveling and drooping of eyelids. ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स मतलब टोसिस की कंडीशन, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं. एक साइड का फेस का जो आईलिड है, आईलिड की जो मसल है वो पैरालाइज होने की वजह से अपने आप गिर जा रही है. ड्रूपिंग ऑफ आई, इसको हम टोसिस बोलते हैं. इस कंडीशन में ये रेमेडी जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है. जनरली वर्क्स इन क्लियर फाइन वेदर एंड बेटर इन डैम्प वेट वेदर. अब ये जो कॉस्टिकम का पेशेंट होता है ना, अगर मौसम एकदम साफ सुथरा ना तो उसको दिक्कतें होंगी, इसको प्रॉब्लम्स की सारी बढ़ जाएंगी. लेकिन अगर मौसम जो है एकदम बहुत ज्यादा ऐसा बादलों वाला हो रहा है, बहुत ज्यादा बादल हो रहे हैं, बिजलियां कड़क रही है, तो उसमें उसको बहुत मजा आता है, उसमें उसकी सारी दिक्कतें ठीक हो जाती हैं. नॉर्मली जो लोग हैं, बादल हो जाते हैं, काले काले बादल हो रहे हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही है, तो अपने घर में रहना प्रीफर करते हैं. बट कॉस्टिकम का एक ऐसा पेशेंट होता है जो इस टाइप के वेदर को एंजॉय करता है, बाहर निकलता है, बिजलियों को कड़कता हुआ देखता है और उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है. देन इंसानिटी आफ्टर सप्रेशन ऑफ स्किन इरप्शंस. अगर स्किन इरप्शंस जो है वो सप्रेस हो जाते हैं तो इंसानिटी वाली कंडीशन देखने को मिलती है. इपिलिप्सी के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली अगर इपिलेप्टिक फिट्स जो है, अगर पेशेंट सोया है उस दौरान आ रहे हैं, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करेगी. तो इपिलिप्सी इज क्योर्ड बाय दिस रेमेडी व्हेन फिट्स ऑकर ड्यूरिंग स्लीप एंड यूरिन स्केप इनवॉलेंटरी. देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके माइंड पे. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी रखता है, दूसरों की सफरिंग्स के लिए सिंपैथी रखता है. यदि कॉस्टिकम के पेशेंट से आप रात को 2 बजे भी हेल्प मांगोगे ना तो वो आपकी हेल्प कर देगा, अपनी लिमिट्स के बाहर जाके पूरी हेल्प कर देता है. ये बिल्कुल नहीं सोचता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वाला वर्ड ही उसकी डिक्शनरी में नहीं होता है. दूसरों के लिए अपनी जान तक दे सकता है, इतनी ज्यादा पागल होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों के लिए तो ज्यादा सिंपैथी रखता है. तो mental symptoms are from grief, sorrow, fear, fright, and sudden emotion. The patient has intense sympathy for the suffering of others. Melancholy mood, बहुत ज़्यादा उदास रहता है. Very sad, hopeless, weeping mood, excessively anxiety, full of apprehension and despondency. Weak of memory थोड़ी weak होती है, and absent-minded होता है, and absence of mind are very well marked. Insanity after suppression of skin eruptions. देन आफ्टर नेक्स्ट हम इसके एलिमेंट्स फॉर्म पे आ जाते हैं. उसको दिक्कत है किन किन चीज़ों से होगी. तो लॉन्ग लास्टिंग ग्रीफ, अगर कोई लंबे समय से कोई दुख चला आ रहा है तो उसके बाद उसको दिक्कतें होंगी. सॉरो फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, लीडिंग पॉइजन फ्रॉम सडन मोशन, फियर, फ्राइट एंड जॉय एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से उनको दिक्कत होती है. तो यदि आपको ये कॉस्टिकम की जो पर्सनालिटी है, इसका जो मेंटल्स है अगर समझना है ना, तो सुपर 30 देखो. सुपर 30 में एक सीन दिखाया गया था, उसके अंदर ऋतिक रोशन जो है ये सुन लेता है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो उसको वो पसंद नहीं आता. वो बहुत इमेंस इमोशन रश हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है. तो वो क्या करता है, वो ये बोलता है कि नहीं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा राजा बनेगा. तो वो क्या करता है, ढेर सारे बच्चों को लेकर आता है, इंटेलिजेंस बच्चों को, और फिर उनको ट्यूशन क्लासेस देता है, उनको पढ़ा के उनको आगे करने की कोशिश करता है. अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर देता है, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है सिर्फ उन बच्चों के लिए. तो ये जो है सडन इमोशनल रश आता है उसको, और उसके बाद वो इतना ज्यादा सिंपैथेटिक हो जाता है ना, इतना ज्यादा इमोशंस में ज्यादा बह जाता है, और फिर उसके बाद वो जो करता है ना, वो हम उस मूवी से समझ सकते हैं, फिर हम पूरा मेंटल्स का उस मूवी से समझ सकते हैं. तो आप वो मूवी जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखी हो तो. इसके बाद पर्टिकुलर्स पे आ जाते हैं हम. पर्टिकुलर में सबसे पहले आता है जीआईटी. तो जीआईटी में क्या है, बिटर टेस्ट इन माउथ, मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है. ड्यू टू डिसऑर्डर स्टमक, हॉट बर्निंग इरिटेशन, उसको बहुत ज्यादा
गर्म गर्म डकारें आती हैं, उसको जब भी डकारें आती है ना, खट्टी डकारें, तो वैसी लगती है बहुत ज्यादा गर्म गर्म है। एपेटाइट डिसअपियर, उसकी भूख प्यास बिल्कुल मर जाती है। व्हेन अटेम्प्टिंग टू ईट देयर इज कॉलिक पेन, उसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इतना ज्यादा दर्द होता है ना पेशेंट को कि वो अपने आप को पूरा बेंड करके नीचे की तरफ फोल्ड हो जाता है। जस्ट लाइक इमेज, आप इमेज में देख सकते हो कि ये लड़की कैसे पेट में दर्द होता है, अपने पेट को ऐसे पकड़ के पूरा बेंड हो गई आगे की तरफ, तो इस टाइप का बिल्कुल उसमें सिम्टम देखने को मिलता है। देन आफ्टर नेक्स्ट स्टूल, स्टूल मे बी सॉफ्ट और हार्ड, स्टूल सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, बट और स्मॉल क्वांटिटी। बट स्टूल जो है सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा वो वाली बात नहीं है, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, बट क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। टफ कवर्ड विथ म्यूकस, सिंकिंग लाइक ग्रीस, एक्सपेल्ड विथ स्ट्रेनिंग, स्टूल पासेस बेटर वाइल स्टैंडिंग। अब ये वाला थोड़ा एक वियर्ड सिम्टम है इसके अंदर देखने को मिलता है। ये स्टैंडिंग पोजीशन में अपना स्टूल बहुत इजीली पास कर लेता है, बाकी अगर बैठ के स्टूल पास करेगा तो उसको दिक्कत होगी, ठीक से इसका जो पेट है वो साफ नहीं हो पाएगा। बट अगर खड़े खड़े स्टूल पास करेगा ना पेशेंट, तो उसको उसका जो पेट है वो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो जब भी कोई पेशेंट आपके क्लिनिक पे आकर आपको बोले कि मैं खड़े खड़े अपना स्टूल पास करता हूँ तो मेरे पेट अच्छे से साफ हो जाता है, बट अगर बैठ के पास करूंगा तो मेरे पेट जो है वो साफ नहीं हो पाता, तो कॉस्टिकम आप सोच सकते हैं कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी। देन देर इज पैरालिसिस ऑफ रेक्टम, रेक्टम में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनवॉलेंट्रीज का स्टूल जो है पेशेंट का वो पास हो जाएगा। देर इज सोरनेस एंड ड्रोनेस ऑफ रेक्टम, रेक्टम के आसपास पेशेंट को बहुत ज्यादा सोरनेस एंड ड्रोनेस लगेगी, जलन जैसा महसूस होगा, विथ इनफ्रिक्वेंट डिजायर। देन आफ्टर नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं यूरिन के ऊपर। यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री पेशेंट की जो है यूरिन पास हो जाती है, जब भी कफिंग उसको खांसी आएगी ना, जब भी वो खांसेगा तो इनवॉलेंट्री उसकी यूरिन पास हो जाएगी। Spelled very slowly, sometimes much training is required to pass urine. Also, urine passes involuntary while sleeping. जब पेशेंट सोता है ना रात में, उस टाइम पे भी इनवॉलेंट्री उसकी जो यूरिन है वो पास हो जाती है। लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी वाइल पासिंग यूरिन, उसको कोई सेंस ही नहीं होता जब वो यूरिन पास करता है, उसको मतलब इनवॉलेंट्री यूरिन पास हो जाती है। क्यों? क्योंकि नर्वस वीकनेस की वजह से ये सारी दिक्कतें उसको हो रही है, इसे इनवॉलेंट्री वो यूरिन पास कर दे रहा है, इसकी स्पिंचर पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो देयर में ऑल्सो भी रिटेंशन ऑफ यूरिन आफ्टर सर्जरी, यदि किसी पेशेंट की रिसेंटली सर्जरी हुई है, सर्जरी होने के बाद वो यूरिन पास नहीं कर पा रहा है, ठीक से उसका यूरिन पास नहीं हो रहा है, तो कॉस्टिकम अच्छा वर्क करेगी। देन आफ्टर नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो रेस्पिरेटरी में कॉजेशन क्या होगा? एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर। कैरेक्टर क्या होगा? देयर इज ग्रेट सोरनेस इन द थ्रोट विद हॉर्निश इन वॉइस, हॉर्निश इन मॉर्निंग, पेशेंट को बहुत ज्यादा गले में जलन होगी सुबह सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम से वो जब खांसने की कोशिश करता है, खड़खड़ाने की कोशिश करता है, बट वो ठीक से नहीं कर पाता, हॉकिंग भी वो ठीक से नहीं कर पाता, खांस भी नहीं पाएगा, इतनी ज्यादा उसके गले में जलन होती है। एफोनिया विद पेन इन चेस्ट, एफोनिया मतलब लॉस ऑफ वॉइस, की आवाज बिल्कुल चली जाएगी और चेस्ट में जो उसको सीवियर पेन होगा। हॉर्शनेस ऑफ सिंगर, स्पेशली ये दिक्कत जो है वो स्पीकर्स में देखने को मिलता है, जो बहुत ज्यादा वॉइस का यूज करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जैसे कि सिंगर्स हो गए, उनको कॉन्स्टेंटली उनको गाते रहते हैं तो वो अपने वॉइस का यूज करते हैं, या कोई लॉयर हो गया या नेता वगैरह हो गया जिनको लंबे लंबे स्पीच देना होते हैं, तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उन लोगों में ये दिक्कतें ज्यादा देखने को मिलती हैं, और उनके लिए एक रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। देन लैरिंक्स इज सोर एंड फेरिंक्स इज पैरालाइज्ड, क्रैकिंग इन थ्रोट विद सॉलोइंग। देन आफ्टर नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं, देयर इज फीवर कव विथ रॉनेस एंड सॉरनेस इन द थ्रोट। बस वही चीज है कि उसको बहुत ज्यादा गले में जलन होगी, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम होगी, जो स्पेक्टोरेशन होगा, जो बाहर जो उसका बलगम है, जो उसका स्पूटम है, वो भी बहुत ज्यादा स्कैंटी हो, मतलब स्कैंटी होगा, कम बाहर निकलेगा। स्पूटम कैन नॉट बी रेज्ड एंड इफ रेज्ड इट all unable to expectorate and therefore must swallow it, cannot cough deep enough to get relief by rising the sputum, मतलब उसको ठीक से वो खांस भी नहीं खा पाता है कि वो उसका जो चुपका हुआ बलगम है, जो स्पूटम उसको चिपक रहा है, जो इरिटेट कर रहा है, वो उसको निकाल पाए प्रॉपर तरीके से, इतनी ज्यादा उसको सॉरनेस एंड ड्रॉनेस रहती है। देन आफ्टर नेक्स्ट इसकी मॉडलिटीज की बात करें तो उसको जितनी भी चीजों से एग्रावेशन है वो ऑन एक्सपायरेशन पे है और क्लियर फाइन वेदर से है। एम्यूरेशन की बात करें तो कफ इज रिलीव बाय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ठंडा पानी पीने से उसको आराम मिलेगा, एंड इन डैम कोल्ड वेदर, और डैम कोल्ड वेदर में उसकी दिक्कतों में उसको आराम मिलेगा। देन इसके नर्वस सिस्टम पे आ जाते हैं, तो उस नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आता है पैरालिसिस। कॉस्टिकम जो है बहुत अच्छी रेमेडी है पैरालिसिस के लिए। पैरालिसिस इज कॉज्ड बाय कोल्ड एयर, अधिक ठंडी हवा से, या टाइफाइड होने या डिप्थीरिया होने के बाद अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। स्पेशली अगर जो
पैरालिसिस है वो राइट साइडेड है, अगर राइट साइड की बॉडी अफेक्टेड है तो देन कैरेक्टर कैसा होगा, पैरालिसिस ऑफ सिंगल मसल, एक ही मसल में पैरालाइज होगा, जैसे कि फेस की कोई भी एक मसल में अगर पैरालाइज हो गया तो कोई भी एक्सट्रीमिटी हाथ या पैर में हुआ है, वोकल ऑर्गन्स में हुआ है, तो ये रेमेडी अच्छा वर्क करती है। देन आफ्टर नेक्स्ट कनकॉम्बिटेंट सिम्टम्स की बात करते हैं, तो उसमें आता है सबसे पहले टोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। पेशेंट कैन नॉट कीप देम ओपन, अपने आप पेशेंट उसको ऊपर उठा ही नहीं सकता, ओपन ही नहीं कर सकता क्योंकि ड्रूपिंग ऑफ आई है। देन फॉर लेफ्ट साइडेड साइटिका, अगर साइटिका हुआ है और लेफ्ट साइडेड अफेक्टेड है तो उस कंडीशन में अच्छा वर्क करेगी रेमेडी हमारी कॉस्टिकम। देन देयर इज साइटिक पेन विद नमनेस एंड हैवीनेस एंड वीकनेस ऑफ लिम्ब। देन आफ्टर नेक्स्ट इसके हम जनरल मॉडलिटीज की बात करें, ओवरऑल मॉडलिटीज की बात करें तो उसको एग्रावेशन होता है क्लियर फाइन वेदर से, ड्राई कोल्ड विंड से व्हाइल कमिंग फ्रॉम एयर कोल्ड एयर इनटू द वार्म रूम, एम्यूरेशन उसको आराम मिलता है, एंड देन वेट वेदर वार्म एयर हीट ऑफ बेड, इन सारी चीजों से इसको आराम मिलता है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा कॉस्टिकम के बारे में। अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिसकी हेल्प से आप इस रेमेडी को इजिली लर्न कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो रेमेडी है कॉस्टिकम, उसकी जो स्पेलिंग है बस उसी स्पेलिंग से आपको पूरी रेमेडी याद हो जाएगी। C for children are late in learning to walk due to nervous weakness. A for aphonia with pain in chest. U for urine passes involuntary. S for skin prone to intrigato. T से left sided sciatic pain. I से insanity after suppression of skin eruption. C से generally worse in clear fine weather. You say unable to expectorate. M say mental elements are from long lasting grief, sorrow, fear, fright and sudden emotion. यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पूरी रेमेडी को याद करने का तो बस कॉस्टिकम की स्पेलिंग याद कर लो। कॉस्टिकम की स्पेलिंग से ये सारे जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसकी हेल्प से आप पूरे सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लो। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद कर लोगे ना, तो एग्जामिनर आपसे अगर आपसे इसकी गाइडिंग पूछता है तो गाइडिंग में भी आप ये लिख सकते हो। यदि आपसे कोई एक पर्टिकुलर पूछ लेता है तो पर्टिकुलर हर चीज का आ गया, इसमें यूरिन का भी आ गया, इसकी आप इसमें नर्वस सिस्टम का ला सकते हो पूरा इसमें, क्योंकि साइटिका दिया है मैंने, स्किन का आ गया है, इसमें इसके मेंटल्स आ गया, एलिमेंट्स फ्रॉम आ गए, तो आप सारा कुछ जो है यहाँ से इन शॉर्ट समझ के यहाँ से फिर इसको एलिब्रेट करके खुद से लिख कर आ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और मैं किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो कॉस्टिकम जो रेमेडी है आपको पूरी पढ़ के लानी है, ये डीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्टली इसका पूरा ड्रग पिक्चर पूछ जाएगी, तो ड्रग पिक्चर में आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं जो आप अलग से पढ़ के जाओ। तो कॉस्टिकम आपको पूरी ड्रग पिक्चर पढ़नी है। ड्रग पिक्चर लिखने को आएगी कॉस्टिकम की, तो इसमें सबसे पहले इसका कॉमन नेम, प्रूव और किंगडम लिखोगे, स्पेयर्स ऑफ एक्शन लिखकर आना है। देन इसकी पर्सनैलिटी लिखकर आनी है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, पेशेंट कैसा दिखाई देता है, टेम्परामेंट क्या है, थर्मस क्या है, मियाजम्स क्या है। फिर इसकी गाइडिंग लिखकर आने, कम से कम 5 पॉइंट तो लिखनी है गाइडिंग में, और मेंटल्स के भी कम से कम 5 मेंटल सिम्टम्स आपको इसके लिखकर आने ही आने हैं। और फिर उसके बाद पर्टिकुलर में आपको कोई भी 2 पर्टिकुलर लिखकर आ जाओ, जो भी आपको याद है। आपको उसका अगर रेस्पिरेटरी याद है रेस्पिरेटरी लिखो, नर्वस याद है नर्वस लिखो, जेटी याद है जेटी लिखो, जो भी इसका आपको पर्टिकुलर याद है, आपको कोई एक पर्टिकुलर सॉरी 2 पर्टिकुलर लिखकर आने हैं। साथ ही साथ जनरल मॉडलिटीज जरूर लिखकर आना है, क्योंकि जनरल मॉडलिटीज जब आप लिखकर आओगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आप पेशेंट को जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि नहीं इसने तो पढ़ा है, ऐसे तो इतने अच्छे से पूरी इसकी जनरल मॉडलिटीज वगैरह सब कुछ लिख कर आया है, तो आपको जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।